अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मुस्तजाब हैदर, आपका फ़िज़िक्स टीचर। आज हम चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। बड़े इंटरेस्टिंग शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जिसमें हम पूरे चैप्टर के रिव्यू को भी देखेंगे और जो सारे कॉन्सेप्ट हैं वो दोबारा से हमारे पास रिव्यू भी हो जाएगा उनका। तो चलते हैं और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चंस में जो है उसकी स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है। 9.1 Under what conditions the two sources of light behave as coherent sources? स्टूडेंट्स, पूछा जा रहा है कि दो लाइट के सोर्स अगर हमारे पास मौजूद हों तो हम उन सोर्सेज को कब कोहेरेंट सोर्सेज कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर जो है वो इस फॉर्म में हम लिखेंगे कि conditions for coherent sources. Conditions for coherent sources. तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने दो कंडीशंस पढ़ी थी कि हमारे जो सोर्सेज ऑफ लाइट हैं वो कब कोहेरेंट होते हैं। उसमें जो पहली कंडीशन हमने पढ़ी थी वो ये पढ़ी थी कि जो दो सोर्सेज हैं जब वो लाइट एमिट कर रहे हैं तो उनकी एमिट होती हुई लाइट मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए, यानी सेम वेवलेंथ की होनी चाहिए। द सोर्सेज मस्ट एमिट मोनोक्रोमेटिक लाइट। स्टूडेंट्स, हमें पता है ये जो मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है इसका मतलब ये होता है कि हमारी जो लाइट है उसकी सिर्फ एक वेवलेंथ है, वो सिंगल वेवलेंथ वाली लाइट है। बहुत ज़्यादा लाइट से मिलके नहीं बनी, बल्कि सिंगल वेव या सिंगल कलर लाइट है। सिंगल वेवलेंथ होनी चाहिए। जैसे स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं कि हमारे पास अगर वाइट लाइट है तो वो बहुत सारी वेवलेंथ से मिलके बनी है, बहुत सारे कलर से मिलके बनी है। वो जो लाइट है वो मोनोक्रोमेटिक नहीं होती। नाम से भी स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं, मोनो सिंगल को रिप्रेजेंट करता है, वन को रिप्रेजेंट करता है, और क्रोम जहाँ पे भी यूज़ होगा उसका मतलब होता है कि कलर की बात हो रही है। तो स्टूडेंट्स, जो लाइट है हमारे पास वो क्या होनी चाहिए, दोनों सोर्सेज जो हैं वो मोनोक्रोमेटिक लाइट एमिट कर रहे हों, यानी हम सिंगल वेवलेंथ की लाइट ले रहे हों। जो सेकंड कंडीशन है हमारे पास इसकी, वो है कि जो दोनों सोर्सेज से आने वाली लाइट है हमारे पास उनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। द वेव्स emitted from both sources must have constant phase difference। स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारी जो दोनों वेव्स बन रही हैं उन दोनों वेव्स का जो फेज डिफरेंस हमारे पास यहाँ पे होगा वो फेज डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए। अब ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट्स ये दो चीज़ें लिख देना हमारे लिए इनफ है, लेकिन इन दोनों चीज़ों को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मोनोक्रोमेटिक का मैंने आपको बता दिया कि ये सिंगल वेवलेंथ होनी चाहिए, लेकिन ये जो कांस्टेंट फेज डिफरेंस है ये हम किस तरह से अचीव कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये अलग से भी एक शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में हमसे पूछा जा सकता है कि हम किस तरह से कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट लेके आ सकते हैं, कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमें पता होना चाहिए कि कोहेरेंट सोर्सेज बनाना कोई आसान काम नहीं है। बहुत मुश्किल से हम कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट बना सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट फेज डिफरेंस रखना बहुत मुश्किल टास्क है। तो स्टूडेंट्स, अगर हमें चाहिए हो कि हम कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट बनाएं तो वो किस तरह से बनाते हैं। नॉर्मली
हम लोग एक सोर्स को दो हिस्सों में स्प्लिट कर लेते हैं और वो जो दोनों सोर्सेज होते हैं वो इंडिविजुअल सोर्सेज के तौर पे बिहेव करना शुरू कर देते हैं। इस तरह से हम कांस्टेंट फेज डिफरेंस लेते हैं। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स, इमेजिन करें कि हमारे पास यहाँ पे एक स्क्रीन मौजूद है कुछ इस तरह से फ्रेंड्स, और इस स्क्रीन के दरमियान में हमारे पास एक स्लिट भी है, एक एम्प्टी स्पेस है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ से यहाँ पे एक सोर्स ऑफ लाइट लेते हैं कुछ इस तरह से, ये हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ से लाइट एमिट करेगी और मूव करते करते जब इस सोर्स तक जाएगी, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि ये जो स्लिट है इसमें से जब लाइट पास करेगी और आगे जाएगी तो ये जो स्लिट है ये इंडिविजुअल सोर्स के तौर पे बिहेव करना शुरू कर देता है। तो लाइट जब इसमें से आगे जाएगी तो बिल्कुल उसी तरह से मूव करेगी जिस तरह से हमारे पास ये भी एक सोर्स होता है। तो स्टूडेंट्स, हम अगर क्या करें कि ये जो लाइट आ रही है इसका पीछे से एक ही सोर्स है, अगर हम इस लाइट को आगे एक ऐसी जगह से पास कराएं जिसमें फर्दर हमारे पास दो स्लिट्स मौजूद हों, तो स्टूडेंट्स क्या होगा कि जब ये लाइट आगे पहुंचेगी और इन स्लिट्स तक जाएगी तो ये जो दोनों स्लिट्स हमें यहाँ पे नज़र आ रही हैं, ये स्लिट्स इंडिविजुअल सोर्सेज के तौर पे बिहेव करना शुरू कर देंगी। इसमें से लाइट निकल के इस तरह आगे की तरफ जा रही है और जो दूसरा सोर्स है वहाँ से भी लाइट इसी तरह आगे की तरफ मूव करना शुरू कर देगी। और स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं कि अब ये दो लाइट्स जो हैं ये ओवरलैप कर रही हैं, और ये अगर सोर्स हमारा पीछे से जो हम लोगों ने लिया हुआ था, अगर ये सोर्स मोनोक्रोमेटिक है तो स्टूडेंट्स ये लाइट आगे जाके भी मोनोक्रोमेटिक ही रहने वाली है। लेकिन ये जो मोनोक्रोमेटिक लाइट है अब ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गई है, एक ये सोर्स के तौर पे बिहेव कर रही है स्लिट, और एक ये स्लिट भी सोर्स के तौर पे बिहेव कर रही है। तो स्टूडेंट्स, अब ये जो दोनों लाइट्स हमें आगे मिल रही होंगी जो ओवरलैप कर रही होंगी, उनका जो फेज डिफरेंस है यहाँ पे वो फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं हो रहा होगा। यानी स्टूडेंट्स, हम कांस्टेंट फेज डिफरेंस ले किस तरह से सकते हैं कि हम एक ही सोर्स से लाइट लें और उस लाइट को आगे दो सोर्सेज के अंदर डिवाइड कर दें, स्प्लिट कर दें और फिर उन्हें ओवरलैप कराएं, तो इस तरह से हम लोग कांस्टेंट फेज डिफरेंस भी अचीव कर सकते हैं। तो ये अलग से एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है जो इसी क्वेश्चन के रेफरेंस में है। अगर ये आएगा तो आप इसका आंसर इसी तरह से दे सकते हैं कि वी कैन क्रिएट टू कोहेरेंट सोर्सेज बाय स्प्लिटिंग अ वन सोर्स इनटू टू डिफरेंट सोर्सेज, और ये हमने उसकी प्रैक्टिकल एक एग्जांपल भी देख ली। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके सामने लिखा हुआ है 9.2, हाउ इज द डिस्टेंस बिटवीन इंटरफेरेंस फ्रिंजेस अफेक्टेड बाय द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स ऑफ यंग्स एक्सपेरिमेंट। स्टूडेंट्स, हमें ये बताना है कि हमारी जो फ्रिंजेस बन रही हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो किस तरह से इफेक्ट होता है बाय सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स ऑफ यंग्स एक्सपेरिमेंट। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर जो है वो तो बहुत सिंपल है, लेकिन उसमें कुछ एक्सप्लेनेशंस हैं जो हमें अच्छे से यहाँ पे देखनी है। पहली चीज़ क्या है स्टूडेंट्स, अगर हम उस एक्सपेरिमेंट को याद करें तो एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरह से था, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, कि उसके अंदर सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास एक स्क्रीन थी कुछ इस तरह से, और उस स्क्रीन के दरमियान में एक स्लिट थी जो यहाँ पे हमें बनी हुई नज़र आ रही है। ये स्टूडेंट्स हमारे पास स्क्रीन है और उस स्क्रीन के दरमियान में एक स्लिट है कुछ इस तरह से। अब स्टूडेंट्स, हम लोग लेते थे एक सोर्स ऑफ लाइट, और उस सोर्स ऑफ लाइट से क्योंकि हमने उसे फासले पे रखा हुआ होता था तो हमारे पास प्लेन वेव फ्रंट्स की फॉर्म में लाइट जो थी वो स्लिट तक आती थी, और फिर जब वो स्लिट में से पास करती थी तो हमारे पास स्फेरिकल वेव फ्रंट्स बनते थे और वो लाइट इस तरह से आगे की डायरेक्शन में ट्रैवल करती चली जाती थी। और फिर उसके आगे हम लोग क्या करते थे स्टूडेंट्स कि एक और इस तरह से स्क्रीन रखते थे, लेकिन अब की बार हमारी जो स्क्रीन होती थी उस स्क्रीन के अंदर हम लोगों ने दो स्लिट्स बना दी थी, जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। अब इन दोनों स्लिट्स ने एज ए इंडिविजुअल सोर्स ऑफ लाइट बिहेव करना शुरू कर देना था, और हमारी लाइट जब इन दोनों स्लिट्स में से पास करती थी तो इस तरह से ये स्लिट अलहदा से एक सोर्स बन जाता था लाइट का, और जो हमारी दूसरी स्लिट है वो लाइट का अलग से एक सोर्स बन जाता था,
और ये दोनों लाइट्स जो थी वो ओवरलैप करती थी, और आगे हम लोगों ने यहाँ पे एक स्क्रीन लगाई होती थी, जिस स्क्रीन के ऊपर जब ये स्लिट्स, ये जो लाइट है ये आके फॉल करती थी, तो हमारे पास यहाँ पे ऑल्टरनेट ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस के पैटर्न बनते थे। जैसे आप ये समझ लें, ये ब्राइट, डार्क, और ये जो आपको रेड कलर में नज़र आ रहे हैं, ये ब्राइट फ्रिंजेस बन रही होती थी, और इनके दरमियान में एब्सेंस ऑफ लाइट होती थी जो कि डार्क फ्रिंजेस को रिप्रेजेंट कर रही है। अब इन दो, कोई सी दो ब्राइट या डार्क फ्रिंजेस को अगर हम लोग ले लेते थे, तो ये आपको नज़र आ रहा है दो ब्राइट फ्रिंजेस के दरमियान फासला। ये जो ब्राइट फ्रिंजेस के दरमियान डिस्टेंस था, इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते थे डेल्टा वाई के साथ। और स्टूडेंट्स, अगर हम याद करें तो ये डेल्टा वाई का जो फॉर्मूला था हमारे पास, वो कुछ इस तरह से था, जो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। डेल्टा वाई इज इक्वल टू लैम्डा एल डिवाइडेड बाय डी। ये था स्टूडेंट्स। और इसमें कौन कौन सी चीज़ें क्या हैं? इसमें स्टूडेंट्स जो एल है, ये हमारे पास डिस्टेंस था हमारे इन फ्रिंजे इन दो स्क्रीन्स के दरमियान, जिसमें एक स्क्रीन में दो स्लिट्स हैं, और ये हमारे पास इंटरफेरेंस पैटर्न को देखने के लिए इनके दरमियान डिस्टेंस को एल के साथ रिप्रेजेंट करते थे। और स्टूडेंट्स, ये जो दो स्लिट्स हमें नज़र आ रही हैं, इन दोनों स्लिट्स के दरमियान जो हमारा फासला होता था स्टूडेंट्स, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते थे डी के साथ। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? हाउ इज़ द डिस्टेंस बिटवीन इंटरफेरेंस फ्रिंजेस अफेक्टेड बाय द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स। यानी डी, जो स्लिट्स के दरमियान सेपरेशन है, इसके चेंज होने से डेल्टा वाई, जो कि फ्रिंजेस के दरमियान डिस्टेंस है, इस पे क्या फ़र्क पड़ने जा रहा है, वो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इस फॉर्मूले को देखें और इसे थोड़ा सा इलेबोरेट करें और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल्टा वाई इस केस में जो हमें नज़र आ रहा है, दैट इज़ इक्वल टू लैम्डा एल डिवाइडेड बाई डी। लैम्डा उस लाइट की वेवलेंथ है जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अब लाइट जो है वो तो एक ही वेवलेंथ की यूज़ हो रही है, मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ हो रही है, और इस पूरे प्रोसेस में वो चेंज भी नहीं हो रही, तो इसका मतलब है लैम्डा तो कांस्टेंट है। इसी तरह जो डिस्टेंस है इन दोनों के दरमियान एल, वो भी कांस्टेंट है। तो लैम्डा और एल, ये दोनों चीज़ें हमारे पास हो गई यहाँ पे कांस्टेंट, और नीचे हमारे पास जो नज़र आ रहा है वो है डी। तो अगर लैम्डा और एल को कांस्टेंट कर दें तो ये एक्सप्रेशन कुछ इस फॉर्म में आ जाता है, और फिर यहीं से हम एक और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं। हमें पता है कि इक्वल और कांस्टेंट को जब हम हटाते हैं तो हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी साइन आ जाता है। तो डेल्टा वाई इज़ प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर डी, हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इसको देख के फिर हम अपना आंसर यहाँ पे बहुत आसानी से दे सकते हैं कि डेल्टा वाई और डी के दरमियान इन्वर्स रिलेशन है। यानी अगर हम लोग फ्रिंजेस के दरमियान डिस्टेंस को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें डी की वैल्यू को कम करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, हम लोग इसको कुछ इस तरह से यहाँ पे लिख सकते हैं, बाय इंक्रीजिंग द सेपरेशन, बाय increasing the separation between the slits, स्लिट्स के दरमियान हम सेपरेशन को इंक्रीज कर रहे हैं, यानी हम लोग डी की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं। तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा फ्रिंज spacing is decreased, फ्रिंज स्पेसिंग डिक्रीज हो जाएगी। ये स्टूडेंट्स, हमारे पास इसका पहला आंसर आ गया, और उसके रेफरेंस में इसको हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर हम लोग डी को इंक्रीज करेंगे तो फ्रिंज स्पेसिंग इंक्रीज हो जाएगी, और अगर डी को इंक्रीज करेंगे फ्रिंज स्पेसिंग हमारी डिक्रीज हो जाएगी। इनके दरमियान इन्वर्स रिलेशन है। तो स्टूडेंट्स, इसको हम ऐसे भी फर्दर लिख सकते हैं, इज डिक्रीज्ड एंड वाइस वर्सा। यानी अगर एक चीज़ को हम लोग इंक्रीज करते जाते हैं तो दूसरी चीज़ खुद ब खुद यहाँ पे डिक्रीज होती चली जाती है। अब स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा भी है।
वो है कैन फ्रिंजेस डिसअपियर। क्या ऐसा हो सकता है कि फ्रिंजेस डिसअपियर हो जाएं? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर क्या हो सकता है कि अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि डिस्टेंस को बढ़ाते जाते हैं तो फ्रिंज स्पेसिंग कम होती जाती है। तो अगर हम इस डिस्टेंस को, जो कि सेपरेशन है दो स्लिट्स के दरमियान, अगर इसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दें, इतना ज़्यादा बढ़ा दें कि जो फ्रिंज स्पेसिंग है, फ्रिंजेस के दरमियान डिस्टेंस है, वो बहुत कम हो जाए। अगर वो बहुत कम हो जाएगा तो हम तो उसे ऑब्ज़र्व ही नहीं कर पाएंगे। तो हम अगर उसे ऑब्ज़र्व नहीं कर पाएंगे तो अपेरेंटली हमें ऐसा लगेगा कि फ्रिंजेस डिसअपियर हो गई हैं। तो फिर इसका आंसर क्या हुआ कि फ्रिंजेस डिसअपियर हो सकती हैं। कब हो सकती हैं? When separation between the slits, when separation between the slits is made large enough, जब हम उसको बहुत ज़्यादा बड़ा बना देते हैं, the fringes will be so close, फ्रिंजेस एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ जाएंगी, that they cannot be distinguished, that they cannot be distinguished from one another। तो स्टूडेंट्स हम उनको एक दूसरे से अलग बिल्कुल नहीं देख पाएंगे और पैटर्न डिसअपियर हो जाएगा, एंड पैटर्न विल डिसअपियर। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर कि बेसिकली डेल्टा वाई और स्लिट स्पेसिंग यानी डी के दरमियान जो हमारे पास है इन्वर्स रिलेशन है। तो इस इन्वर्स रिलेशन के साथ अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होता चला जाएगा, और फिर अगर आप चाहते हैं कि फ्रिंजेस डिसअपियर हो जाएं तो वो उस वक्त डिसअपियर होंगी जब आप स्लिट के दरमियान स्पेसिंग को बहुत ज़्यादा कर दें कि फ्रिंजेस इतनी ज़्यादा करीब आ जाएं कि हम उन्हें देख ही ना पाएँ। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो हमारे पास लिखा है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। कैन विजिबल लाइट प्रोड्यूस इंटरफेरेंस फ्रिंजेस? तो स्टूडेंट्स इंटरफेरेंस फ्रिंजेस और विजिबल लाइट ये दो चीज़ें हैं जिसे हमें यहाँ पे कंसीडर करना है। कैन विजिबल लाइट प्रोड्यूस इंटरफेरेंस फ्रिंजेस? क्या विजिबल लाइट से इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बनाई जा सकती हैं या बन सकती हैं? तो स्टूडेंट्स इसका अगर वन लाइनर आंसर की बात करें तो हम कहेंगे यस, interference fringes can be produced using white light। कैसे? विजिबल लाइट है हमारे पास यहाँ पे, यस विजिबल लाइट कैन प्रोड्यूस इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, विजिबल लाइट इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बना सकती है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, हमें कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए उनका पता होना चाहिए। पहली चीज़ कि हम यहाँ पे विजिबल लाइट किसको कह रहे हैं। स्टूडेंट्स वैसे तो जनरली हम विजिबल लाइट कहते हैं वाइट लाइट को, यानी यहाँ पे जो विजिबल लाइट की बात हो रही है ये हमारी वाइट लाइट है। और स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं कि वाइट लाइट जो है वो कंसिस्ट करती है बहुत सारी वेवलेंथ्स के ऊपर। देयर आर लार्ज नंबर of wavelengths in white light। वाइट लाइट में बहुत सारी वेवलेंथ्स होती हैं। अब स्टूडेंट्स कंफ्यूजिंग चीज़ क्या है? कंफ्यूजिंग चीज़ ये है कि हम लोगों ने ये चीज़ सीखी थी कि इंटरफेरेंस होती कब है। हमने देखा था कि इंटरफेरेंस की दो कंडीशंस थी, कंडीशंस फॉर इंटरफेरेंस।
हमने देखा था दो कंडीशंस थी स्टूडेंट्स, और उन दो कंडीशंस में से जो पहली कंडीशन थी वो थी कि जो लाइट्स आपस में मिल रही हैं, जिन्होंने इंटरफेयर करना है, वो मोनोक्रोमैटिक होनी चाहिए। मोनोक्रोमैटिक का मतलब होता है कि सिंगल वेवलेंथ होनी चाहिए। और जो सेकंड कंडीशन थी वो ये थी कि उनका कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। किस तरह से? कि हम बात कर रहे हैं एक तो विजिबल लाइट की, और विजिबल लाइट तो मोनोक्रोमैटिक नहीं होती। तो अगर ये मोनोक्रोमैटिक नहीं है तो हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है वो तो यहाँ पे फुलफिल ही नहीं हो रही। तो हम फिर किस तरह से कह रहे हैं कि यस विजिबल लाइट कैन प्रोड्यूस इंटरफेरेंस फ्रिंजेस? तो स्टूडेंट्स इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि क्वेश्चन जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है, और बाज़ दफ़ा ये कंफ्यूजिंग भी हो जाता है, क्योंकि अगर इसी कंडीशन को देखें तो इसका आंसर ये भी कहा जा सकता है कि विजिबल लाइट जो है वो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस नहीं बनाएगी। लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हमने बहुत सारी जगहों पे विजिबल लाइट को इंटरफेरेंस फ्रिंजेस को बनाते हुए देखा है। कहाँ पे? उसकी एक बहुत सिंपल एग्जांपल हमने इसी चैप्टर में डिस्कस भी की थी, कि अगर हमारे पास किसी जगह पे वेट फुटपाथ हो या वेट फ्लोर हो, तो उसके ऊपर अगर पानी, इस तरह से हमारे पास पानी मौजूद हो, पानी की एक लेयर बनी हो बारीक सी, और उसके ऊपर ऑयल गिर जाए, तो हम लोगों ने देखा था कि ऑयल की एक बारीक सी लेयर इसके ऊपर जमा हो जाती है, और हम कहते थे कि ये एक थिन फिल्म बन जाती है। और थिन फिल्म के केस में अगर वाइट लाइट इसके ऊपर फॉल करती है, तो हमने देखा था कि हमें कलर्ड पैटर्न्स बनते हुए नज़र आ रहे होते हैं। वो कलर्ड पैटर्न्स, क्योंकि लाइट का कुछ हिस्सा यहाँ से और लाइट का कुछ हिस्सा इसके वाटर के सरफेस से रिफ्लेक्ट होता है, और ये जो दोनों पार्ट्स हैं ये ओवरलैप करते हैं, और यहाँ पे हमें इंटरफेरेंस नज़र आती है। अब स्टूडेंट्स होता क्या है, किस तरह से ये वाइट लाइट हमें इंटरफेरेंस दे देती है जबकि वो मोनोक्रोमैटिक नहीं है उसके बावजूद? असल में इंटरफेरेंस वाइट लाइट के केस में भी मोनोक्रोमैटिक ही हो रही होती है। लेकिन होता क्या है, क्योंकि वाइट लाइट में बहुत सारी वेवलेंथ्स हैं, देर आर लार्ज नंबर ऑफ वेवलेंथ्स इन वाइट लाइट, तो हम क्या करते हैं कि अगर हमें कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जो उन वेवलेंथ्स को एक दूसरे से अलग कर सके, जैसे कि यहाँ पे एक थिन फिल्म थी कि लाइट जब इसके ऊपर पड़ी तो लाइट का कुछ हिस्सा यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया और कुछ हिस्सा नीचे चला गया, और नीचे वाटर की सरफेस से रिफ्लेक्ट होके वापस आया, तो ये दोनों के दरमियान एक पाथ डिफरेंस क्रिएट हो गया। और चूंकि थिन फिल्म बहुत ज़्यादा एक दूसरे के करीब होती है, तो ये ओवरलैप कर जाती हैं प्रैक्टिकली। अब इस केस में क्या होता है कि ऐसा पॉसिबल है कि वाइट लाइट में जो लार्ज नंबर ऑफ वेवलेंथ्स नज़र आ रही हैं, उन लार्ज नंबर ऑफ वेवलेंथ्स में से कुछ खास वेवलेंथ्स इंटरफेयर कर लें, और वो वाली वेवलेंथ्स इंटरफेयर करेंगी जो मोनोक्रोमैटिक होंगी विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। तो अगर वो इंटरफेयर करती हैं तो हो सकता है कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, और वो वेव्स जो हैं वो बीच में से डिसअपीयर हो जाएं, और जब वो डिसअपीयर होंगी तो हमें जो पैटर्न नज़र आएगा उसमें वो वाला कलर तो मौजूद नहीं होगा जो डिसअपीयर हो गया, लेकिन जो बाकी कलर्स हैं वो हमें नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, इस डिस्कशन का रिजल्ट क्या है कि वाइट लाइट इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करा सकती है अगर ऐसी कंडीशंस मिलें कि वाइट लाइट में जो काफ़ी सारी वेवलेंथ्स हैं उसमें से सेम नेचर रखने वाली वेवलेंथ्स ओवरलैप कर जाएं, जिनका कांस्टेंट फेज डिफरेंस भी हो। तो वो वाली वेवलेंथ्स या तो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर जाएंगी या डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर जाएंगी, और अल्टीमेटली वो या तो ज़्यादा नज़र आना शुरू हो जाएंगी या डिसअपियर हो जाएंगी। तो इस केस में इंटरफेरेंस पॉसिबल है। यानी आपने जैसे वेट फुटपाथ पे गिरे हुए ऑयल को देखें तो उसमें जो हमें कलर्ड पैटर्न्स नज़र आ रहे होते हैं वो इसका सबूत हैं कि हमें इंटरफेरेंस नज़र आ रही होती है। तो स्टूडेंट्स, फिर हम इसको एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं विद रीज़न, वो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ कि रीज़न क्या है और एक्सप्लेनेशन क्या है इसकी, हम किस तरह से इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो वो कुछ इस तरह से कर सकते हैं, ईच वेवलेंथ वेवलेंथ इन विजिबल लाइट में इंटरफेयर
with similar wavelength with constant phase and thus produce diffused colored interference पैटर्न। तो स्टूडेंट्स यकीनन आपको समझ आ गया होगा कि वाइट लाइट में बहुत सारी जो वेवलेंथ्स हैं उनमें से कोई ख़ास वेवलेंथ्स आपस में इंटरफेयर कर सकती हैं, और जब वो इंटरफेयर करेंगी तो अगर डिस्ट्रक्टिवली कर रही हैं तो वो एलिमिनेट हो जाएंगी वाइट लाइट में से, और अगर कोई एक वेवलेंथ एलिमिनेट हो जाती है तो बाकी डिफरेंट कलर्स आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे। जैसे रेनबो के अंदर, कौसे कज़ा के अंदर हमें डिफ्यूज्ड कलर नज़र आते हैं, उस तरह का डिफ्यूज्ड कलर इंटरफेरेंस पैटर्न हमें नज़र आना शुरू हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9.4। इन यंग्स एक्सपेरिमेंट वन ऑफ द स्लिट्स इज कवर्ड विद ब्लू फिल्टर एंड द अदर विद रेड फिल्टर, what would be the pattern of light intensity on the screen? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, हमें पता है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर अगर हम स्क्रीन्स की बात करें तो हमारे पास कुछ इस तरह से होता है कि एक स्क्रीन है जिसके अंदर हमने यहाँ पे सिंगल स्लिट ली हुई है, उसके बाद हमारे पास एक आगे स्क्रीन होती है जिस स्क्रीन के ऊपर हम लोगों ने दो स्लिट्स ली होती हैं, और इन दो स्लिट्स के आगे हमारे पास यहाँ पे इंटरफेरेंस के पैटर्न को देखने के लिए एक स्लिट मौजूद होती है। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स, यहाँ पे पीछे हमारे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है जहाँ से लाइट हमारे पास मूव करते हुए आ रही है प्लेन वेव फ्रंट्स की फॉर्म में, और जब वो इसमें से पास करती है तो वो इस तरह से आगे मूव करती है और ये दो स्लिट्स तक पहुंच जाती है। अब स्टूडेंट्स, क्या कहा जा रहा है? वो कहा यह जा रहा है कि इफ़ वन ऑफ द स्लिट इज कवर्ड विद ब्लू फिल्टर, अब ये जो स्लिट हमें यहाँ पे नज़र आ रही है, हम इसके ऊपर एक ब्लू कलर का फिल्टर लगा देते हैं, ये ब्लू फिल्टर है। अब ब्लू फिल्टर का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? ब्लू फिल्टर का मतलब ये है कि इसमें से जो लाइट आगे की तरफ जाएगी वो ब्लू कलर की होगी, और जो दूसरी स्लिट हमें नज़र आ रही है हम इसके ऊपर लगा देते हैं रेड कलर का फिल्टर। अब रेड फिल्टर का मतलब क्या है कि इससे जब लाइट आगे की तरफ जाएगी तो वो रेड कलर की लाइट जाएगी। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ से आगे जाने वाली लाइट जो है वो रेड कलर में जाएगी, और जो दूसरे फिल्टर से हमारे पास लाइट जा रही है वो लाइट जाएगी हमारे पास ब्लू कलर की। अब स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि यहाँ पे जो हमें पैटर्न नज़र आएगा इंटरफेरेंस का वो किस तरह का होगा। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन तो ये उठता है क्या हमें यहाँ पे कोई पैटर्न भी नज़र आएगा या नहीं आएगा। तो स्टूडेंट्स, हमें पता है कि इंटरफेरेंस की जो पहली कंडीशन थी, वो फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि इंटरफेरेंस हमें विजिबली उस वक़्त नज़र आएगी जब दो लाइट्स जो इंटरफेयर कर रही हैं वो दोनों मोनोक्रोमैटिक हो। और दूसरी कंडीशन क्या थी हमारे पास? दूसरी कंडीशन ये थी कि कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें क्या हमारी ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं? स्टूडेंट्स, पहली कंडीशन मोनोक्रोमैटिक है तो यहाँ पे तो फर्स्ट कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रही। एक लाइट जो है वो ब्लू कलर में मिल रही है और एक लाइट जो है वो रेड कलर में मिल रही है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये मोनोक्रोमैटिक नहीं है, दोनों की वेवलेंथ्स डिफरेंट होंगी। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर फिर हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, नो इंटरफेरेंस पैटर्न विल बी observed on the screen। स्क्रीन के ऊपर हमें कोई भी इंटरफेरेंस पैटर्न नज़र नहीं आएगा। क्यों नहीं नज़र आएगा स्टूडेंट्स? बिकॉज फर्स्ट कंडीशन
of detectable interference is not satisfied here. That is both lights are not monochromatic with respect to each other. तो स्टूडेंट्स ये था हमारा इसका आंसर जी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 9.5 एक्सप्लेन वेदर यंग्स एक्सपेरिमेंट इज एन एक्सपेरिमेंट फॉर स्टडिंग इंटरफेरेंस और डाइफ्रैक्शन इफेक्ट्स ऑफ लाइट। तो स्टूडेंट्स पूछा ये जा रहा है कि यंग्स एक्सपेरिमेंट जो है वो इंटरफेरेंस को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल होता है या डाइफ्रैक्शन को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखा है कि यंग्स एक्सपेरिमेंट के अंदर हमारे पास एक स्लिट होती है, एक स्क्रीन होती है जिसके अंदर एक स्लिट है, उसके बाद हमारे पास एक और स्क्रीन होती है जिसके अंदर हमारे पास दो स्लिट्स होती हैं, और उसके बाद एक तीसरी स्क्रीन भी हमारे पास मौजूद होती है जो हमारे पास इंटरफेरेंस के पैटर्न को देखने के लिए यूज़ होती है। तो हमने स्टूडेंट्स ये भी देखा था कि इसमें क्या होता है कि प्लेन वेव फ्रंट्स आते हैं हमारे पास। यहाँ से पहली स्लिट में से जब लाइट पास करती है तो ये प्लेन वेव फ्रंट्स जो हैं वो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स की फॉर्म में आगे जाते हैं। फिर इन दोनों स्लिट्स में से वो लाइट जो है वो आगे मूव करती चली जाती है, और हमें फिर ये जो स्क्रीन है इसके ऊपर ऑल्टरनेटिवली ब्राइट डार्क इस तरह के हमें पैटर्न्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखें तो बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट जो डिज़ाइन किया गया है उसमें जो चीज़ हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। लेकिन स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं कि डाइफ्रैक्शन क्या होती है। डाइफ्रैक्शन तो ये होती है कि अगर लाइट किसी भी नैरो ऑब्जेक्ट में से पास करे, नैरो ओपनिंग में से पास करे, तो वो अपने स्ट्रेट पाथ से बेंड हो जाती है, अपना रास्ता बदल लेती है, रास्ता चेंज कर लेती है। तो स्टूडेंट्स हम लोग अगर इस चीज़ को देखें और हम लोग जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं उसको सीखें तो हमें तो पता है लाइट ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में। तो अगर हम इसी चीज़ को यहाँ पे देखें और हम कुछ इस तरह से कहें कि हमारे पास एक स्लिट है यहाँ पे और इसमें से लाइट पास करके आगे जा रही है, और हमारे पास आगे एक और स्क्रीन भी मौजूद है उस पर लाइट गिरती है। तो अगर तो स्टूडेंट्स लाइट सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है और यहाँ से लाइट आगे जा रही है और सिर्फ इतनी ओपनिंग मिली है, तो स्टूडेंट्स फिर वो लाइट तो बिल्कुल सीधा इस एंड पे चली जानी चाहिए और हमें सिर्फ इस जगह पे लाइट नज़र आनी चाहिए, ऊपर या नीचे किसी जगह पे लाइट नज़र नहीं आनी चाहिए, क्योंकि लाइट तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हुए आगे की तरफ जा रही। लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम इस एक्सपेरिमेंट को देखें तो हमें ये अपर पार्ट के ऊपर भी इधर भी ये हमें वो सारे ब्राइट स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं, ब्राइट फ्रिंजेस नज़र आ रही हैं। तो इसका मतलब है लाइट सीधी आगे नहीं गई, बल्कि लाइट तो ऊपर वाली जगहों पे भी गई है और लाइट नीचे वाली जगहों पे भी गई है। यानी जो लाइट है स्टूडेंट्स वो इस स्मॉल ओपनिंग से, ये जो स्लिट की फॉर्म में हमें नज़र आ रही है, यहाँ से वो बेंड हो गई है। तो स्टूडेंट्स लाइट का बेंड हो जाना ये तो डायफ्रैक्शन होती है, और फिर यहाँ पे ऑल्टरनेटिव जगहों पे हमें नज़र आ रही हैं ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस। अब बीच में अगर हम ये वाला हिस्सा देखें तो यहाँ पे ये हिस्सा डार्क है, कोई लाइट नहीं है, ये हिस्सा भी डार्क है, ये डार्क पार्ट्स नज़र आ रहे हैं। तो अगर सिर्फ हम लोग डाइफ्रैक्शन की बात करें तो हमें पूरे ऊपर से लेके नीचे तक लाइट नज़र आनी चाहिए थी, और अगर हम सिर्फ इंटरफेरेंस की बात करें तो हमें ब्राइट और डार्क दोनों नज़र आने चाहिए थे। तो स्टूडेंट्स हमें तो ये दोनों चीज़ें नज़र आ रही हैं। अगर लाइट ऊपर की तरफ यहाँ पे भी है, नीचे की तरफ यहाँ पे भी है, स्लिट्स के बिल्कुल सामने नहीं है बल्कि हर जगह पे मौजूद है, तो स्टूडेंट्स इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे हमें डाइफ्रैक्शन भी नज़र आ रही है। यानी
इनडायरेक्टली ये एक्सपेरिमेंट जो है हमें इंटरफेरेंस के साथ साथ डायफ्रैक्शन भी एक्सप्लेन करके दे रहा है। तो स्टूडेंट्स फिर हम इसका आंसर क्या लिख सकते हैं? अगर हम इसका आंसर लिखना चाहें तो हम इसका आंसर कुछ इस तरह से यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो डिज़ाइन तो इंटरफेरेंस के लिए किया गया, लेकिन ये बेस करता है डायफ्रैक्शन के ऊपर। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, इट इज़ एन एक्सपेरिमेंट designed to study interference of light but it can also be used to explain diffraction of light। तो स्टूडेंट्स फिर इसका आंसर ये है कि ये क्या कर रहा है, ये दोनों चीज़ों के बारे में हमें बता रहा है, डायफ्रैक्शन के बारे में भी बता रहा है और इंटरफेरेंस के बारे में भी बता रहा है। तो इन दोनों चीज़ों को अलग अलग कैसे हम लोग बता सकते हैं कि ऑल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस, alternate dark and bright fringes represents interference, और दूसरा क्या है, bending of light around the edges of slits represent डायफ्रैक्शन। तो ये ऐसा एक्सपेरिमेंट हो गया स्टूडेंट्स जहाँ पे हम लोग इंटरफेरेंस को भी देख रहे हैं और साथ ही साथ हम लोग डिफ्रैक्शन को भी देख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे एक्सरसाइज के शुरू वाले 5 शॉर्ट क्वेश्चंस जिनको हम लोगों ने डिस्कस किया, और यकीनन आपने इस चैप्टर के जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं उनका भी रिव्यू लिया होगा इसमें। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसके बाकी रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।